नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी के क्रम में आज हम फर्स्ट पेपर यानी आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास, ये सब्जेक्ट का नाम है। इसके क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो 2016 से 2022 तक पीएनपी ने आपसे अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे हैं इस सब्जेक्ट के। तो ये सारे इस वीडियो में मैंने शामिल किए हैं, तो एक बार पूरा वीडियो लाइन से देख लीजिए। जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और इस तरह के क्वेश्चन अगर आपकी परीक्षा में आते हैं तो आपसे गलत नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बीच बीच में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट में देते चलिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो भाषा में ठहराव के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। गंगा की 4 पर्यायवाची का नाम बताओ। देव नदी, भागीरथी, सुरसरिता या फिर मंदाकिनी। तुकांत शब्द क्या होते हैं? या तुकांत शब्द से आप क्या समझते हैं? देखो किस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तुकांत शब्द वे शब्द हैं जिनके अंतिम वर्ण समान होते हैं, जैसे रहन सहन, मिलना जुलना इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, आरोही क्रम व अवरोही क्रम में क्या अंतर है? जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों को बढ़ते क्रम में रखा जाता है तब भिन्नों को इस क्रम में सजाया जाता है, तो इस क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों को घटते क्रम में सजाया जाता है तो वह अवरोही क्रम होता है। यहाँ पर आप सिर्फ भिन्न नहीं, यहाँ पर आप संख्या भी लिख सकते हैं, ठीक है। भिन्न या फिर संख्या, जो भी बढ़ते क्रम में होगा तो आरोही क्रम में, घटते क्रम है तो अवरोही क्रम में। गुणक किसे कहते हैं? गुणक एक ऐसा कारक है जो किसी अन्य चीज के आधार मूल्य को बढ़ाता है। द्विज शब्द किसे कहते हैं? द्विज शब्द का अर्थ 1 से 2 बार प्रयोग आने वाले शब्द होते हैं। लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषा की लिखावट के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच अधिकतम उभयनिष्ठ अर्थात वे सह संख्याएं सह अभाज्य कहलाती हैं। 2 3 3 4 4 5। तो सह अभाज्य संख्या एक तरीके से वो होती हैं कि जिनका मासा आपका 1 आए, ठीक है। ऐसे सिंपल भाषा में समझो, सह अभाज्य संख्या वह होंगी जिनका मासा 1 आता है, ठीक। मासा जिनका 1 आए, जैसे 2 और 3 का मासा क्या आएगा? 1 आएगा। 3 और 4 का मासा 1 आएगा। 4 और 5 का मासा 1 आएगा। जनरली ये वो संख्याएं होती हैं जो किसी से नहीं कटती। जैसे आप और भी आप कर सकते हैं, जैसे 5 और 7, ये आपकी क्या हो जाएंगी? सह अभाज्य संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 40 पुस्तकों का 6 विद्यार्थियों में समान रूप से वितरित करने पर कितनी पुस्तकें शेष बचेंगी? सीधा सा भाग देना है। 6 से 40 को भाग देंगे तो 6 छंग 36, 4। यहाँ पर शेष कितनी बच रही हैं? 4। तो यही यहाँ पर पूरा लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिया गया है, आपको इसी तरह लिखना है। अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या वह वास्तविक संख्या है जो परिमेय नहीं है, अर्थात जिसे भिन्न p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जहाँ p और q पूर्णांक है। काव्य का क्या अभिप्राय है? काव्य वह रचना है जिससे चित्त किसी रस या मनोवेग से पूर्ण हो, अर्थात वह चुने शब्दों के द्वारा कल्पना और मनोवेगों के प्रभाव डाला जाता है। 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान बताओ। तो इस 6 के आगे कोई भी नंबर नहीं है तो ये आपका स्थानीय मान 6 हो जाएगा, और इस 6 के आगे 1 2 डिजिट है तो यहाँ पर 2 जीरो लग जाएंगे। इसका स्थानीय मान आएगा 600, इसका स्थानीय मान आएगा 6। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के 2 लक्ष्य बताइए। संख्याओं का ज्ञान, तर्क करने की क्षमता बढ़ती है। अयोग वाक्य के 3 प्रकार बताओ। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। स्पर्श व्यंजन का क्या आशय? जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुख द्वार बंद हो जाते हैं और इस प्रकार बोले जाते हैं कि हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श मार्ग करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आपको ये दे रखे हैं। अनुनासिक स्वर को परिभाषित करो। तो जब स्वर केवल मुख से बोले जाते हैं और उनका रूप साधारण होता है, परंतु जब स्वर नाक से बोले जाते हैं तो उनके ऊपर चंद्र बिंदु लग जाती है।
ऐसे स्वर नाक से बोले जाने के कारण अनुनासिक कहलाते हैं। सीधा सा मतलब ये है, अगर ये चंद्रबिंदी लगी है तो वह शब्द आपका अनुनासिक होगा। जैसे उंगली, आंधी। हलंत से क्या अभिप्राय? हलंत से आशय है आधा वर्ण या स्वर रहित वर्ण। जब किसी व्यंजन को स्वर रहित लिखना होता है तो हलंत लगाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, लिखते हैं फलम, फलम में नीचे क्या लगाते हैं? ये हलंत लगाते हैं। तो इसका ये मतलब है कि ये आधा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वर्ण होते हैं। चा वर्ग की ध्वनियाँ कितनी हैं? नाम लिखिए। ये आपके सामने चा, छा, जा, जा, यहाँ ये नाम लिखे हुए हैं। गुणा में कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं? तो गुणनफल, गुणज और गुणक। ठीक। 345 में सभी अंकों का स्थानीय मान निकालिए। जैसा कि 5 का स्थानीय मान निकालेंगे, 5 के आगे कोई नंबर नहीं है तो सीधा 5 लिख दिया। 4 के आगे एक डिजिट है तो 4 लिख के एक जीरो लगा दिया। 3 के आगे 2 डिजिट है तो 3 लिख के 2 जीरो लगा दी। ये आपका स्थानीय मान निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विधानवाचक और निषेधवाचक वाक्य में अंतर बताओ। उदाहरण देके समझाओ। विधानवाचक क्या है? जिस वाक्य में क्रिया करने या होने का सामान्य ज्ञान हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे वह प्रतिदिन योगा करता है, यहाँ पर कोई काम हो रहा है। लता नाचती है, यहाँ पर कोई काम हो रहा है। निषेधवाचक वह वाक्य होगा जिन वाक्यों में क्रिया के निषेध का ज्ञान होता हो, उन्हें निषेधवाचक वाक्य। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं ये निगेटिव है। वह प्रतिदिन योगा नहीं करता, काम यहाँ नहीं हो रहा। वो लता नाचती नहीं है, यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, तो ये निषेधवाचक हो गया। ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व क्या है? स्पष्टता, सार्थकता, शुद्धता, तरंगता। ये 4 मूल तत्व हैं। स्पष्टता के बारे में आप ध्यान से पढ़ लीजिए। स्पष्टता का होना ध्वनि श्रवण में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि बोलने में स्पष्टता होगी तो सुनने वाला सुनकर उचित अर्थ ग्रहण कर सकेगा। सार्थकता में क्या है? ध्वनि उच्चारण में ध्यान रखना चाहिए कि वाणी सार्थक हो तथा अनावश्यक ध्वनि विस्तार नहीं होना चाहिए। ना ही शब्दों की बार बार आवृत्ति होनी चाहिए। वाणी में सार्थकता होना आवश्यक है। शुद्धता, यह ध्वनि का मुख्य मूल तत्व है। इसके बिना ध्वनि का अर्थ ही नहीं सिद्ध हो सकता। ध्वनि का शुद्ध उच्चारण मान्य और परिष्कृत होना चाहिए। तो शुद्धता तो होनी ही चाहिए और बाकी सारे पॉइंट भी आपके बहुत ज़रूरी हैं। तरंगता देखिए, ध्वनि में आरोहावरोह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक समान वाचन से श्रोता ऊब जाता है तथा अर्थ ग्रहण की दृष्टि से स्वराघात, बलाघात की तरंगता होना आवश्यक है। आपने कभी कभी अक्सर देखा होगा कि जब भी टीचर पढ़ाता है तो कोई शब्द को थोड़ी तेज आवाज़ में बोलता है और कोई शब्द को थोड़ा धीरे बोलता है, या फिर कह दे एक सेंटेंस को वो धीरे से बोलता है, एक सेंटेंस को थोड़ा तेज़ से बोलता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि मान के चलिए जब पाठ पढ़ाया जा रहा है और अगर स्टूडेंट ध्यान नहीं दे रहा तो जब टीचर थोड़ा तेज़ बोलेगा तो स्टूडेंट का ध्यान उस ओर आकर्षित होगा। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की 3 श्रेणियां, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अयोगवाह के 3 प्रकार लिखिए, अनुसार, अनुनासिक और विसर्ग। ह्रस्व के आधार पर हिंदी ध्वनियों के नाम ये लिखे हुए हैं, आ, छोटा आ, छोटी ई, ऊ और री। बलाघात क्या है? ध्वनि विज्ञान के आधार पर स्पष्ट करो। बलाघात शक्ति की वह मात्रा है जिसमें ध्वनि, अक्षर, शब्द अथवा वाक्य का उच्चारण किया जाता है। शक्ति आधिक्य के कारण ही अपेक्षतया अधिक बलाघात युक्त ध्वनि, अक्षर या शब्द आदि आसपास की अन्य ध्वनियों आदि से अधिक मुखर और शक्तिशाली होते हैं। जिह्वा के आधार पर हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण कर उनके नाम लिखो। संवृत, अर्धविवृत, विवृत या फिर अर्ध संवृत। तो संवृत में क्या क्या आता है ये आपके सामने लिखा हुआ है। अर्धविवृत में क्या क्या आता है वो यहाँ लिखा हुआ। विवृत में बड़ा आ आता है, अर्ध संवृत में ए और ओ आता है। री स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, कठोर तालु। अगर आपको उच्चारण स्थान नहीं याद हो रहे हैं तो नीचे कमेंट में बताइएगा, मैं प्रत्येक का उच्चारण स्थान बड़ी ही आसान ट्रिक से याद करना आपको सिखा दूंगा। आपको मालूम है कि सारे वर्ग होते हैं, का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, ये सब वर्ग होते हैं। तो इन सभी का उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ होता है अगर आपको नहीं आता तो आप नीचे कमेंट में बताइए, मैं इसका ट्रिक वाला वीडियो आपको दे दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर बारी है आपसे एक क्वेश्चन पूछने की, आप उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तब हमें पता चलेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं।
आपको ये बताना है हिंदी में स्वर कितने होते हैं। हिंदी में स्वर कितने होते हैं, नीचे कमेंट में हमें फटाफट बताइए। इसमें ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप से बताइए। अगला क्वेश्चन है, अग्नि के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। आग, अनल, पावक, ज्वाला। घटाने से क्या आशय है? जोड़ने की प्रक्रिया के विरुद्ध प्रक्रिया को घटाना कहा जाता है। यानी अगर हम 5 + 4 कर रहे हैं, अगर इसके विरुद्ध 5 - 4 कर दे तो यही घटाना है। जब किसी संख्या अथवा अंक से किसी दूसरी संख्या या अंक को कम किया जाता है तो उसे घटाना कहते हैं, और घटाने का चिन्ह ये आपके सामने रहा। संबोध निर्माण के चरण से आप क्या समझते हैं? बोध कराना, ज्ञान कराना, जगाना, बतलाना, समझाना, बुझाना। तीसरा है आह्वान करना, पुकारना। चौथा है किसी को पुकारने के लिए प्रयुक्त। तो ये संबोध निर्माण के चरण हैं। किसी पुस्तकालय में एक अलमारी में 725 पुस्तकें आती हैं, तब 719,925 यानी 7,19,925 पुस्तकों को रखने के लिए कितनी अलमारी की आवश्यकता होंगी? सीधा सा आपको डिवाइड कर देना है, भाग कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे रतन पुस्तक लिखता है, मोहन चाय बना रहा है। इस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो रही है, यानी ये लिखने का काम कर रहा है, ये चाय बनाने का काम कर रहा है, तो इसे सरल वाक्य कहेंगे। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? वह वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हों और ये उपवाक्य किसी संयोजक जैसे और, आदि, लेकिन, किंतु, परंतु द्वारा जुड़े हों, संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे मोहन को घर जाना चाहिए किंतु वह नहीं गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका संयोजक लगा हुआ है किंतु। ठीक है, आगे देखते हैं, वर्ण अक्षर किसे कहते हैं या वर्ण का अर्थ बताइए। वर्ण वे हैं जिनको खंड खंड न किया जा सके, अखंड मूल ध्वनि ही वर्ण है। आगे देखते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गणित में 1, 2, 3 आदि संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। ये संख्याएं वस्तुओं को गिनने अथवा क्रम में रखने के लिए प्रयुक्त होती हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के प्रयोग लिंग, वचन व कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्वनि, वर्ण, वाक्य, अर्थ, ये सब क्या है? हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग। कहानी शिक्षण से आप क्या समझते हैं? कहानी सुनाना एक शक्तिशाली शिक्षण विधि है, क्योंकि शिक्षक के रूप में हम विद्यार्थियों से बातचीत कर सकते हैं, जिससे उनकी सोचने, समझने, याद करने, प्रतिबिंब करने, कल्पना करने और प्रतिक्रिया देने का प्रोत्साहन मिलता है। सौभाग्य का विलोम शब्द लिखिए तो दुर्भाग्य। बड़ा ही आसान क्वेश्चन पूछा गया 2020 में। इकाई किसे कहते हैं? गिनती या संख्या में एक होने की अवस्था या भाव अथवा एक व्यक्ति या वस्तु का भाव देने वाले शब्दों या अंकों को इकाई कहते हैं। अंक का स्थानीय मान किसे कहते हैं? अंक के स्थानीय मान का अर्थ है वह अंक किस स्थान पर है, जैसे इकाई पर है या दहाई पर है, सैकड़े पर है। अंक सहित मान ही स्थानीय मान कहलाता है। 346 में सभी अंकों का स्थानीय मान निकालिए। 6 का 6 हो जाएगा, 4 का 40 हो जाएगा, क्योंकि 4 के आगे 1 डिजिट है तो 1 जीरो लग गया। 3 के आगे 1 2 डिजिट हैं तो यहाँ पर 2 जीरो लगा दीजिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आरोही क्रम अभी बताया था, बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। जैसे यहाँ पर नंबर दे रखे हैं 3 6 7 8 10, ये एक लाइन से बढ़ते हुए जा रहे हैं तो ये आरोही क्रम है। संख्या पूर्व तैयारी से आप क्या समझते हैं? बच्चों को संख्या का ज्ञान कराने से पहले खेलों और क्रियाओं के माध्यम से बच्चों को संख्या के विषय में सिखाना। हंस पद विराम चिन्ह से क्या तात्पर्य है? हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग तब करते हैं जब किसी वाक्य में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने से छूट जाता है। छूटे हुए वाक्य के नीचे हंस पद चिन्ह लगा कर इसका प्रयोग किया जाता है। कोई भी आप स्टेटमेंट उठा लीजिए, कोई भी सेंटेंस उठा लीजिए, जैसे लिख रहे हैं राम घर जाता है। अगर हमने यहाँ लिख दिया राम जाता है तो यहाँ पर ये नीचे ये लगा दिया हंस पद और इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं घर, राम घर जाता है, तो ये हंस पद का एग्जाम्पल हो गया। आकाश के 3 समानार्थी शब्द बताइए। गगन, नभ, आसमान, व्योम, अंबर। लेखन किसे कहते हैं या लेखन का अर्थ बताइए। जब मन के भावों अथवा विचारों को लिपिबद्ध करते हैं तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति को लेखन कहा जाता है।
अब फिर से आपके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं और इस क्वेश्चन का जवाब आप नीचे कमेंट में बताइए। गणेश का पर्यायवाची नीचे लिखो। गणेश का पर्यायवाची, कम से कम 2 पर्यायवाची आप नीचे कमेंट में बताइए। गणेश के 2 पर्यायवाची क्या होंगे। पठन में दक्षता अवरोध का कारण बताइए। पढ़ने की कला का अभाव, पठन रुचि का अभाव, चिंतन का अभाव, मन की एकाग्रता का अभाव, दृष्टि दोष का होना। देखो ये सब सारे क्वेश्चन 1 नंबर में है, तो बस इस तरह पॉइंट बना के लिख दीजिए, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ज़्यादा डीपली लिखने की ज़रूरत नहीं है। अंतस्थ व्यंजनों को लिखिए। या, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु उच्चारण स्थान से छूकर सीटी की ध्वनि के समान बाहर निकलती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। किसी संख्या को 0 से गुणा करने पर गुणनफल 0 प्राप्त होता है, उदाहरण दीजिए। तो आप उदाहरण लिख दीजिए। 50 × 100 = 0, x × 0 = 0, 50 × 0, 0 से किसी भी नंबर का गुणा करेंगे 0 ही आएगा। आगे देखते हैं, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद बताइए। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर घोष और अघोष। घोष के एग्जाम्पल यार, अलावा। अघोष के एग्जाम्पल शा, स, शा। समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? वह शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं, उन शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे उपवन का समानार्थी क्या होगा? बगिया, वाटिका, बाग। अर्धविराम चिन्ह को परिभाषित कीजिए। किसी वाक्य में कोई स्वतंत्र वाक्य होने पर उन्हें अलग अलग रखने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्यास्त हुआ, ये जो आपका चिन्ह है, ये आपका चिन्ह, ये है अर्धविराम। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ ने शांति निकेतन की स्थापना की, इस वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। जब भी कर्मवाच्य में परिवर्तित करना होगा तो जो आपका कर्ता होगा उसके आगे द्वारा लगा दीजिएगा। रविन्द्रनाथ द्वारा शांति निकेतन की स्थापना हुई या शांति निकेतन की स्थापना की गई। मूर्धन्य वर्ण कौन से हैं? इनके उच्चारण में जीभ तालु, कठोर तालु को छूती है, जैसे टा वर्ग। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के दुगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर आपके होते हैं छोटा आ, छोटी ई। उसी जगह जो दीर्घ स्वर होते हैं वो होते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। योजक चिन्ह लगाते हुए कोई 2 उदाहरण लिखो। तो जय, पराजय, लाभ, हानि, ये जो बीच में ये लगा हुआ है ये योजक है। संख्या 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करो। तो इसका होगा 6 और इसका होगा 600। तो 600 में जब 6 घटाएंगे तो आएगा 594। इनका अंतर ज्ञात करना है तो 594 अंतर आएगा। अंतर का मतलब घटाना। 48 सेब 4 बच्चों में बांटे गए, प्रत्येक बच्चे को कितने मिलेंगे? तो 48 / 4 12 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक। निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम वो होता है पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी घटता क्रम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6, 3, 8, 5, 9, 7 अवरोही क्रम लिखना है। ये यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है आरोही क्रम, जबकि अवरोही क्रम होता है घटता क्रम। जैसे सबसे पहले लिखेंगे 9, 8, 7, 6, 5 और 3। ये आपका है अवरोही क्रम। स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वर कहलाता है। व्यंजन वर्णों को लिखिए। तो व्यंजन वर्ण ये आपके सामने है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, अंतस्थ, ऊष्म, द्विगुण व्यंजन। देखो मैंने आपको बताया था, अगर आपको इन सभी का उच्चारण स्थान याद नहीं होता है, याद करने में कठिनाई होती है कि कौन सा मूर्धन्य है, ठीक है, तो इस तरह के इसके लिए मेरे पास ट्रिक है। आप अगर वो ट्रिक जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट में बताइए, मैं इसका वीडियो आपको दे दूंगा। निषेधात्मक या निषेध सूचक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में क्रिया के निषेध का ज्ञान होता है या निषेध की सूचना होती है, उसे निषेधात्मक या निषेध सूचक वाक्य कहते हैं। ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव, विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना, स्वाध्याय तथा पठनाभ्यास, पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि लिखिए,
पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि वह है जिसमें ध्वनि में साम्यता रहती है, जैसे का, खा, गा, घा, अड़ा। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो समान अर्थ प्रकट करते हैं तथा एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 15 अमरूद है, प्रत्येक बच्चे को 3-3 अमरूद दिए गए तो कितने बच्चों को अमरूद मिले? तो 3-3 अमरूद दिए गए हैं तो 3 से भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा 5। तो 5 बच्चों को अमरूद मिले हैं। विराम चिन्हों संबंधी समस्या के प्रमुख कारण लिखिए। विराम चिन्हों संबंधी समस्या के प्रमुख कारण अशिक्षा, अज्ञानता, विराम चिन्हों की जानकारी न होना, लापरवाही या फिर उच्चारण दोष। अगला क्वेश्चन है, 32,541 एवं 6,170 की तुलना करो। तुलना करना है मतलब ये बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो 32,541, 6,170, तो इन दोनों में ये बड़ा है तो यहाँ पर ये इस तरह का साइन लगा के छोड़ दीजिए। देवनागरी व अंतर्राष्ट्रीय अंक को लिखिए। देवनागरी एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय तथा विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसमें प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खिंची होती है। यह सबसे अधिक वैज्ञानिक है। इसमें कुल 52 अक्षर हैं जिसमें 14 स्वर तथा 38 व्यंजन हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंक दशमलव पद्धति पर आधारित है। यह भारतीय संख्या पद्धति से भिन्न है जिसमें 9,999 से अधिक बड़ी संख्याओं में बाएं के अंकों को 2 के समूह में अलग करके लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अवधारण या संबोध निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? इसके लिए संख्या का समझना बेहद आवश्यक है। पठन कौशल से क्या अभिप्राय है? पठन कौशल का तात्पर्य पढ़ने की उस क्रिया से है जिसमें प्रतीक, ध्वनि और अर्थ समन्वयात्मक रूप से साथ साथ चलते हैं। भाषाई कौशलों में पठन कौशल का विकास भाषा के पूर्ण बोध के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं? जो वर्ण नाक से बोले जाते हैं उन्हें अनुनासिक वर्ण कहा जाता है, जैसे आ इत्यादि। घा का उच्चारण स्थान क्या है? तो घा का उच्चारण स्थान कंठ है। ठीक है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के प्रकार बताइए। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। यौगिक शब्द से क्या तात्पर्य है? यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंडों का अर्थ होता है। उदाहरण, देव का अर्थ हुआ देवता और मंदिर का अर्थ हुआ ग्रह। तो देव मंदिर का मतलब हो गया देवता का ग्रह, तो इसे यौगिक कहेंगे। विस्मय बोधक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों से आश्चर्य का बोध होता है उन्हें विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे, अरे क्या हो गया? राम ने 16 पेन खरीदे, श्याम ने 12 पेन खरीदे, मोहन ने राम से 10 पेन अधिक खरीदे। तो मोहन ने कितने पेन खरीदे? तो राम ने खरीदे तो 16 पेन और मोहन ने राम से 10 पेन अधिक खरीदे, तो 16 10 26, तो मोहन ने 26 पेन खरीदे। संख्या 4 5 4 7 में 5 का स्थानीय मान और अंकित मान बताइए। तो अंकित मान की बात करेंगे तो जो नंबर होगा वही आपका अंकित मान हो जाएगा, जैसे कि ये दिया हुआ है अंकित मान 5। स्थानीय मान वह संख्या होगी जिसे 5 का निकालना है, तो 5 के आगे कितने नंबर हैं? 1 2, तो यहाँ पर 5 के साथ 2 जीरो लगा दीजिए। गणेश शब्द के 3 पर्यायवाची, देखो क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, लंबोदर, गजानन, एक दंत। कनिष्ठ, वरदान, उत्कर्ष के विलोम लिखो। तो कनिष्ठ का अर्थ होता है छोटा और ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़ा। वरदान का अपोजिट होगा अभिशाप यानी विलोम। उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ण किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। इतना ज़्यादा लिखा हुआ है, 2 नंबर में भी अगर पूछा जाए तो इतना लिख दो तो 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण ध्वनियाँ हैं तथा भाषा का उच्चारण इन्हीं ध्वनियों से होता है। अतः भाषा की उस सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं जो निश्चित ध्वनि के रूप को धारण करती है। वर्ण के प्रकार, वर्ण प्रमुख रूप से निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। आ, बड़ा आ, छोटी, ये सारे आपके लिखे हुए हैं। का वर्ग है तो का, खा, गा, गा ये सब होंगे। चा है तो चा, छा, जा, झा ये सारे होते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं सम संख्या से आप क्या समझते हैं। तो सम संख्या, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहेंगे। जैसे 2 4 6 8 10 12 ये सब संख्या आपकी सम संख्या होंगी। संकर शब्दों को उदाहरण से समझाइए। जो शब्द 2 भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए जाते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं।
जैसे नेक अलग भाषा का शब्द है, चलन अलग भाषा का शब्द है, तो ये हो गया नेक चलन। वर्षगांठ, रेलगाड़ी। आगे देखते हैं विलोम शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं वो विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे काला का विलोम होगा गोरा, प्रकाश का विलोम होगा अंधकार। अब आपको बताना है कनिष्ठ का विलोम क्या होगा, नीचे कमेंट में बताइए, क्योंकि अभी इसी तरह का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो कनिष्ठ का विलोम आप नीचे कमेंट में बताइए। शून्य को किसी भी संख्या से भाग देने पर क्या भागफल आएगा। जब किसी संख्या को शून्य से भाग देंगे तो इसे शून्य से भाजन कहते हैं। सामान्य गणित में यह भाजन अर्थहीन है, अतः शून्य से भाजक अपरिभाषित है, या फिर इसको इनफाइनाइट भी कह सकते हैं, और इसका चिन्ह ये है। ठीक है, जब भी किसी संख्या को शून्य से गुणा करेंगे तो आंसर शून्य आएगा। अगर किसी संख्या को शून्य से भाग देंगे तो वो आएगा आपका इनफाइनाइट या अपरिभाषित। वास्तविक मान किसे कहते हैं। किसी अंक का वह मान जो कभी परिवर्तित नहीं होता उसे वास्तविक मान कहते हैं। जैसे 235 में 2 का वास्तविक मान 2 होगा। वास्तविक मान और अंकित मान दोनों सेम है, याद रखिएगा। संख्या 41,325 में 7,061 की तुलना करो। मालूम है आपको ये बड़ा है तो इसकी तरफ मुंह खोल के निशान लगा दो। जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुला होता है। 12 पेंसिलें हैं, प्रत्येक बच्चे को 2-2 पेंसिल दी गई। कितने बच्चों को पेंसिल दी गई। 12 को 2 से भाग दो तो 6 आंसर आ गया। सस्वर पाठन से आप क्या समझते हैं। स्वर सहित वाचन को सस्वर वाचन कहते हैं, अर्थात लिखी हुई विषय वस्तु को देखकर पढ़ना स्वस्वर पाठन है। सस्वर वाचन के 2 भेद होते हैं, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। शिक्षक द्वारा किए जाने वाले वाचन को आदर्श वाचन कहते हैं, तथा जो छात्र अध्यापक के अनुसार वाचन करते हैं उन्हें अनुकरण वाचन कहते हैं। भाषा शिक्षण में उचित आरोह अवरोह की कठिनाई उत्पन्न होने के 2 प्रमुख कारण बताओ। भाषा शिक्षण में उचित आरोह अवरोह की कठिनाई उत्पन्न होने के 2 प्रमुख कारण हैं, शीघ्रता से पठन और भाव को समझकर ना पढ़ना। पढ़ते समय ध्यान रखने योग्य 2 बातें बताइए। तो पठन करते समय शब्दों का उचित उच्चारण करना चाहिए। स्वर, गति, लय और प्रवाह का पूरा ध्यान रखना चाहिए। पढ़ते समय प्रभावोत्पादक शब्दों पर विशेष बल देकर बोलना चाहिए ताकि श्रोता उसके पठन की ओर आकर्षित हो सके। प्रत्येक शब्द पर जोर देना आवश्यक है, ऐसा करने पर पठन पूरी तरह से सफल हो जाएगा। जहाँ रुकने की जरूरत हो वहाँ अवश्य रुकिए और शब्दों को अलग अलग करके सही बल और विराम के साथ पढ़ना चाहिए। खराब लेखन के 2 कारण बताओ। कलम पकड़ने का ढंग ठीक ना होना, लिखने की कॉपी और आंखों की दूरी उचित ना होना, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग न किया गया हो, लिखते समय बालक के बैठने का ढंग उचित न हो। पठन कितने प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार का होता है, सस्वर और मौन। मुद्रा भाव पठन, दृश्य पठन, अभिनय पठन, चित्र पठन, ये भी अलग अलग प्रकार हैं। मुख्यतः आपके सस्वर और मौन। सस्वर जो बोल बोल के पठन किया जाए, मौन पठन वो जो हम अपने मन में पढ़ते हैं। शब्द किसे कहते हैं। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कान, कलम में, मतलब कोई भी अगर वर्णों का समूह निश्चित अर्थ दे रहा है तो वह समूह शब्द कहलाएगा। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं ये आपके सामने दे रखे हैं, तावर्ग और पावर्ग, ये अंतस्थ व्यंजन। गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यह कथन किसका है, तो यह है लॉक का। तो इस तरह आपने देखा 2016 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन आपसे अति लघुत्तरी में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कवर कर लिए हैं। अब आप इस वीडियो को 1 से 2-3 बार देख लीजिए ताकि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से दिमाग में बैठ जाएं। और इन्हीं क्वेश्चन में आपके लघुत्तरी क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते तो आप उनको भी थोड़ा बड़ा बड़ा के लिख के उनको भी निपटा सकते हैं। तो अगर ये सब आपने तैयार कर लिया तो आपके 50 में 45 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।